गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें लॉर्ड लिटन के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वीडियोज में हिस्ट्री वाले अगर हम उसे फोल्डर में देखते हैं तो डलहौजी के बारे में, कैनिंग के बारे में, उससे पहले कलायू के और वारेन हेस्टिंग की हमने वीडियो बनाई है। तो जो भी इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल या वाइस राय थे उनको वन बाय वन उसका एक्सप्लेन या उपलब्धियों या उनके कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? लॉर्ड लिटन के शासनकाल। और शासनकाल जो रहा है सन 1876 से 1880 तक। तो कुछ अच्छे भी कार्य किए हैं लेकिन कुछ गलत भी कार्य किए गए थे। तो वन बाय वन उनको देखते हैं। तो लॉर्ड लिटन, इसके जो कार्य थे लॉर्ड लिटन के, एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये थी कि ये कवि और साहित्यकार थे, इसीलिए ये इनको एक उपाधि भी दी गई थी मेडिविथ की। एक वहां के उपन्यासकार थे। दूसरा, अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। अकाल आयोग रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसमें काफी जो टोल माउंटिंग थी यानी कि मृतकों की संख्या काफी थी। वैसे तो जो पहला अकाल पड़ा था वो बंगाल में सन 1770 में, लेकिन यह भी एक बड़ा अकाल था, फेमाइन यानी कि भुखमरी जैसे हो जाती है। और एक राज उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल, इसमें महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि से नवाजा गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ वार्नाकुलर प्रेस एक्ट भी था। वार्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम। कोई भी भारतीय अब देसी भाषाओं में समाचार पत्र नहीं प्रकाशित करेगा। एक आर्म एक्ट बनाया गया था। आर्म एक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार या आर्म या फिर वेपन्स नहीं रख सकता था। सेकंड आंग्ला अफगान युद्ध लड़ा गया था सन 1880 में। एक आईसीएस की जो परीक्षा होती थी भारत में, उसकी आयु को कम किया गया था। वो आयु थी 21, उसको मैक्सिमम जब किया गया तो 19 ईयर्स किया गया था। यानी कि अधिकतम 19 वर्ष का व्यक्ति ही इसको परीक्षा को दे सकता है और उसके बाद में कोई नहीं दे सकता परीक्षा में। यार, तो पहले देखते हैं कि लॉर्ड लिटन को साहित्यकार क्यों कहा गया था। तो साहित्यकार, ये एक नाम आता है ओवल मेरिडिथ। ओवल मेरिडिथ, ओवल मेरिडिथ, देखना। ओवल मेरिडिथ के नाम से ये उपन्यास लिखता था। चूंकि ये काफी विद्वान था, कवि भी था, उपन्यासकार भी था, निबंधकार और लेखककार। तो क्या था? एक तो उपन्यासकार, उपन्यासकार, लेखक, लेखक और निबंधकार, निबंधकार, है ना। तो काफी विद्वान था, इसीलिए क्या कहा गया, तुलना की गई ओवल मेरिडिथ। ये यूरोप में कोई साहित्यकार हुए हैं तो अपनी जो टाइटल ये लिखते थे ये भी मेरिडिथ के नाम से लिखते थे। तो क्या कहा गया है कि साहित्य युग का ओवल मेरिडिथ। ये किसे कहा गया? लिटन को। दूसरा, एक अकाल। अकाल यहां पर जो आए थे, अकाल, देखते अकाल वैसे छोटे बड़े कई, लेकिन जो 1776 से और ये 1780 तक था या 78 तक, 78, ये भी एक बड़ा काल था। ऐसा बताते हैं कि भारत में उस समय 50 लाख की जनसंख्या को प्रभावित किया था। उसमें टोल माउंटिंग या जो मृतकों की संख्या थी वो अत्यधिक थी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सॉरी, ये 1876 टू 1888 या 78, इसको दोबारा लिख, 76 से और 78 तक। इसमें लगभग 50 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई थी। 50 लाख। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मृतकों की संख्या 50 लाख थी। और इसका क्षेत्र अगर देखा जाए, जैसे मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, जो बंबई अब महाराष्ट्र है, और एक हैदराबाद, हैदराबाद, कुछ क्षेत्र इसमें आ जाएगा। मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र था। इन चीजों में इसका राज्यों में फैलाव था और इसमें लगभग ये 50 लाख लोग मारे गए थे। तो अकाल आयोग एक बनाया गया और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए, ये रिचर्ड स्टेची को बनाया गया। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि अकाल आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रिचर्ड स्टेची को। अकाल आयोग, अकाल आयोग, अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन बने? रिचर्ड स्टेची, रिचर्ड स्टेची, रिचर्ड स्टेची, ये अकाल आयोग के अध्यक्ष बने थे।
और इस आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी प्रभावित लोग हैं या जो विक्टिम्स हैं, उनके पीड़ित हैं, तो उनको एक मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुआवजा देने में काफी विलंब किया गया था, कुछ लोगों को दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था, क्योंकि दिल्ली को सजाने में काफी खर्च हुआ था। तो कुछ एक कलकत्ता के अखबार ने भी इस पर कमेंट करते हुए लिखा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, वो इसी के बारे में कमेंट था। तो दो हमने क्या उपलब्धियां विशेषताएं पढ़ी। एक तो मेरिडिथ के नाम से क्या लिखते थे, कविताएं, क्योंकि लेखककार, उपन्यासकार और ये निबंधकार भी थे। और एक महान अकाल, जो बड़ा अकाल पड़ा था सन 1876 से 78 तक, इसमें क्या थी, लगभग 50 लाख जनसंख्या प्रभावित इसमें हुई थी। फिर अकाल आयोग का गठन किया गया, सर रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग जिसके अध्यक्ष बनाए गए। तो इसमें एक मुआवजा, कंपेंसेशन दिया गया, यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए रिकमेंडेशन की थी। लेकिन कंपेंसेशन या मुआवजा ये सभी लोगों को नहीं मिल पाया था। आगे देखते हैं और क्या किया। एक क्या आ जाएगा, राज उपाधि अधिनियम, है ना। राज उपाधि अधिनियम क्या था, रॉयल टाइटल, रॉयल टाइटल, टाइटल एक्ट 1876। रॉयल टाइटल में क्या, महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि दी गई थी, कौन सी, केसरी हिंद की उपाधि, जो गांधी जी को भी दी गई थी। महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया कहाँ की महारानी थी, ब्रिटेन की विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद, केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर हिंद या केसर हिंद बोल सकते हैं। और ये टाइटल क्या था, इसकी विशेषता थी कि एक समय में एक ही व्यक्ति के पास ही उपाधि रहेगी। गांधी जी को भी दी गई थी जैसे, लेकिन गांधी जी ने उस उपाधि को वापस कर दिया था, तो केसर हिंद की उपाधि दी गई। रॉयल टाइटल एक्ट कब बनाया गया, 1876 में। उसके बाद में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, वो 1 जनवरी सन 1877 में किया गया था। तो दिल्ली को सजाया गया महारानी विक्टोरिया के आवागमन पर, और वहां पर काफी पैसा खर्च किया गया था। क्या किया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार का आयोजन, ये कब किया गया, 1 जनवरी 1877, 1877 को। इसमें आवागमन, जो वहां की महारानी थी, महारानी, महारानी का आवागमन, आवागमन, ये दिल्ली में पहली बार आई थी। दिल्ली को सजाया गया, इसमें दिल्ली को सजाया गया, सजाया गया। जैसे अभी पढ़ा है आपने कि अकाल आयोग, तो अकाल आयोग जब रिचर्ड की अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो उसने ये मांग की कि भारतीयों को या जो इसमें मरने वाले हैं उनको मुआवजा दिया जाए या कंपेंसेशन दिया जाए। लेकिन सभी परिवारों या पीड़ितों को नहीं दिया गया। वो जो पैसा वहां से बचा था, उस पैसे को दिल्ली दरबार के आयोजन में खर्च किया गया। इसमें इतना पैसा लगाया गया था क्योंकि विक्टिम्स को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसको फिजूल खर्ची बताया कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया। कलकत्ता के एक अखबार ने लिखा था कि दिल्ली पर इतना पैसा खर्च किया गया कि इतना वहां पर जो विक्टिम्स थे उनको दे सकते थे, उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जो अखबार ने लिखा वो ये लिखा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। नीरो कहाँ का शासक था, इटली का शासक, रोम का शासक नीरो, बहुत ही क्रूर शासक एक वहां का हुआ है। तो एक अखबार ने लिखा है, कलकत्ता अखबार ने, कलकत्ता के अखबार ने क्या, अखबार ने लिखा है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था, जल रहा था, तो वहां का एक शासक कौन था, रोम का नीरो, नीरो बंसी, बंसी बजा रहा था। ये कमेंट, ये किस पर किया गया, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। नीरो के बारे में इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इतना क्रूर था
कि एक तो ये भी लेखक या फिर बांसुरी जो बजाया करता था, संगीत का जब सहारा लेता था, तो नदी में जैसे स्नान करके निकला तो इसने तपिश लेने के लिए यानी कि ताप लेने के लिए कुछ गांव में या झोपड़ियों में आग लगा दी गई उस टाइम पर। और इतना क्रूर था ताकि वहां से एक वो टेम्परेचर बढ़ जाए, तपिश बढ़ जाए उसकी, है ना, जैसे आग जलाते हैं ना, सेकने के लिए आग जलाई जाएगी, ऐसे वो झोपड़ियों में आग लगाया करता था। उसकी पत्नी बहुत क्रूर थी। वो बताते हैं कि जो लेडीज ब्लड होता था उसको लिपस्टिक की जगह यूज करती थी। तो ये नीरो जो हुआ है एक बहुत ही क्रूर शासक था रोम का। तो इसके बारे में इसकी तुलना की गई है। दिल्ली जब दरबार लगाया गया उस पर काफी पैसा खर्च किया गया। तो जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजाता था। रोम का मतलब जब हम मर रहे थे अकाल से, उस टाइम पर यहाँ पर दिल्ली को सजाया जा रहा था, तो तुलना की गई सी, कंपेयर की गई। तो ये क्या हुई इसकी विशेषताएं, एक तो रॉयल टाइटल एक्ट बनाया गया, एक क्या बनाया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आ जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या उपलब्धि या विशेषता, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस, प्रेस अधिनियम, अधिनियम ये कब बनाया गया, 1878। ये अधिनियम, इसका मतलब क्या था, देशी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम। कोई भी भारतीय अब देशी भाषाओं में यानी कि भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको एक प्रति संबंधित सचिव, और सचिव जो अखबार के उस टाइम पर हुआ करते थे वो वहां के डीएम होते थे, तो एक प्रति अपनी संबंधित सचिव को देनी पड़ती थी। उसमें देखते हैं कि कोई आपत्तिजनक ऐसी सामग्री प्रकाशित तो नहीं की गई। यदि ऐसा हुआ तो उसका प्रकाशन बंद कर दिया गया या उसमें से वही सामग्री निकाली गई, वही जो मटेरियल था कंटेंट, उसको फिर रिड्यूस किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देशी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम। इसके लिए कुछ जो प्रकाशन था या जो यहाँ के संपादक थे उन्होंने अंग्रेजी में समाचार पत्र लिखना शुरू कर दिया। उनके लिए भी कानून ये बना कि कोई कार्टून या कोई ऐसी कोई चित्रात्मक जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए अंग्रेजों की, ऐसी कोई सामग्री इसमें इंक्लूड तो नहीं है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको क्या कहा जाएगा, देशी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम। देशी भाषाओं का, देशी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम। तो क्वेश्चन ज्यादा तो ये आता है कि किसने बनाया था, तो लिटन ने बनाया गया। इसके बारे में कहा गया कि कोई भी भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित नहीं करेगा किसी भी इंडियन लैंग्वेज में। हाँ, वो इंग्लिश में कर सकता है, जैसे भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, किसमें था, इंग्लिश में। दूसरा जो बनाया गया बंगाल गजट, हिंदी में जो बनाया गया 1826 में उदन मार्तन, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके जो संपादक थे या मालिक थे, ये थे जुगल किशोर। जुगल किशोर भी और भी जुड़े हुए थे। ये हिंदी का पहला था। और जो मैगजीन थी वो दिग्दर्शन के नाम से थी, है ना। बाद में फिर बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी अखबार लिखे, केसरी मराठा। जो केसरी अखबार था वो मराठी भाषा में था और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में छपता था। हालांकि उनको पत्रकारिता के मामले में जेल भी जाना पड़ा। वो बर्मा की मांडली जेल में गिरफ्तार किए गए थे, उनको कैद किया गया था। वो जो अखबारों पर रोक लगाई थी, राजा राम मोहन राय जी का अखबार था एक मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में छपता था, उस पर भी रोक लगाई अंग्रेजों ने। तो ये किसके लिए था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अखबारों को रोकने के लिए, किसी भी भारतीय भाषाओं में ना अखबार हो जाए। तो देशी भाषाओं का समाचार पत्र अधिनियम, इस पर फिर कमेंट किए गए हैं कई। क्या, एक तो इसको कहा गया कि भारतीयों का मुंह बंद करने वाला अधिनियम, या फिर आकाश से होने वाला वज्रपात अधिनियम, है ना। सूर्यनाथ बनर्जी थे, उन्होंने कहा जैसे आकाश से वज्रपात हुआ है, गोले पत्थर बरसाने लगे हमारे ऊपर। एक अर्कसिन हुए इतिहासकार, लेखक, उन्होंने लिखा है कि यह अधिनियम ऐसा था कि भारतीयों की भावी महान प्रगति में बाधक सिद्ध होने वाला अधिनियम। इस पर कमेंट क्या थे, एक तो सूर्यनाथ बनर्जी ने, बनर्जी का क्या कथन था, आकाश से होने वाला वज्रपात, आकाश से होने वाला, आकाश से होने वाला वज्रपात, जैसे आकाश से वज्रपात होने लगा हो हमारे ऊपर। दूसरा, एक अर्स्किन हुए हैं, अर्स्किन, अर्स्किन ने क्या कहा इसको, ये महान भावी प्रगति में ये बाधक सिद्ध होने वाला अधिनियम, भारतीयों की महान भावी प्रगति, भावी का मतलब जो भविष्य की हमारी
विकास था, प्रगति थी, भावी प्रगति में बाधक सिद्ध होने वाला, बाधक सिद्ध अधिनियम, ये किसके लिए बताया गया है? अधिनियम, ये एक्ट बना था कि जो हमारी भावी प्रगति थी, भविष्य में जो हम प्रगति करेंगे उसमें ये बाधक हो सकता है कानून। ये किसी को कहा गया था भारतीयों का मुंह बंद करने वाला अधिनियम, भारतीयों का मुंह बंद करने वाला अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ये भी इसी के बारे में कहा गया। तो इस पर 3 कमेंट किए गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया? लिटन ने। इसके बाद में जो गवर्नर जनरल आए थे यहाँ पर, रिपन ने हटाया था। ये जितना इसका गलत कार्य था उतना ही अच्छा कार्य था उसका दूसरा। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। एक इसने क्या अधिनियम बनाया? आर्म एक्ट, आर्म एक्ट। ये कब बना गया? आर्म एक्ट 1878 में। अब कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार या कोई वेपन्स नहीं रख सकता। कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता था, हथियार नहीं रख सकता। ये एक अधिनियम बनाया गया। और ये लाइसेंस कौन जारी करेंगे? अंग्रेज। इसलिए भारतीयों का लाइसेंस नहीं बनाते थे। एक वो बनी थी भारत में डंडा फौज, जब यहाँ पर 1857 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में एक समिति बनाई गई, जैसे तहकीकात समिति बनी, पंजाब तहकीकात समिति। एक फौज भी बनाई थी, डंडा फौज। उसके जो लोग थे वो हाथ में डंडे रखते थे अपने, और उनका एक ही नारा था कि अरे हिंदू, अरे मुसलमानों, पहले हमें एक हो जाना चाहिए, आओ इन फिरंगियों को मार भगाएं। उसका नारा था। उसमें हम हथियार क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऐसे एक्ट बने हुए थे पहले। आर्म एक्ट बनाया। दूसरा, एक इसने क्या किया? आईसीएस, जो आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा, जिसको हम आईएएस के नाम से जानते हैं, यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करता है, संघ लोक सेवा आयोग। उसमें आईसीएस की परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस, जैसे नेवी की होती है, एनडीए की होती है, मेडिकल की होती है। इसी में फिर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वो सब बनते हैं। परीक्षा का नाम होता है आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा। ये जो आईसीएस की परीक्षा थी, ये पहले लंदन में होती थी, लेकिन ये भारत में भी होने लगी थी। और जो फर्स्ट आईपीएस ऑफ इंडिया, जो पहले परीक्षा पास करने वाले थे, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में इन्होंने लंदन में परीक्षा पास की थी। इसकी जो मैक्सिमम आयु थी, अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज, जो अधिकतम आयु थी, ये 21 ईयर्स थी, 21 वर्ष थी। अधिकतम आयु 21 वर्ष के बाद वाला कोई परीक्षा नहीं देगा। अगर किसी की आयु 22 ईयर्स, 22, वो परीक्षा में नहीं होगा। अब मिनिमम कितनी है? 21। आज की डेट में, सन 2024 में, अब न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष। और पहले क्या थी? मैक्सिमम आयु थी। तो 21 वर्ष का ही दे सकता था, लेकिन इसने क्या किया? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था कि मैक्सिमम जो एज होगी, उसकी जो अधिकतम आयु है किसी भी परीक्षार्थी की, अधिकतम आयु कितनी होगी? अधिकतम आयु ये 19 वर्ष होगी। अगर कोई 20 वर्ष का है वो परीक्षा में नहीं बैठेगा। अधिकतम 19 वर्ष की आयु, एक इसने ये कार्य किया। ठीक है जी, आया समझ? अच्छा, और क्या था? एक अफगान युद्ध हुआ है, द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध, अफगान युद्ध।
ये कब हुआ? 1880 में ये युद्ध हुआ था, सन 1780, ये 1880 में, यानी कि 80 तक इसका शासनकाल था। तो उसका कुछ क्षेत्र अपने पास मिला अफगान का, और इसमें एक संधि हुई थी, गढ़मक्की संधि। संधि का नाम क्या था? गढ़मक्की संधि। गढ़मक्की संधि। तो क्वेश्चन आएगा कि गढ़मक्की संधि किससे संबंधित है? आंग्ला अफगान युद्ध से संबंधित। तो ये इसके कार्य थे। तो क्या क्या कार्य हुए? आर्म एक्ट बनाया, वर्नाकुलर पेस एक्ट बनाया, गढ़मक्की संधि, आईसीएस की परीक्षा की आयु जो अधिकतम थी उसको घटाकर कम किया, 21 वर्ष मैक्सिमम थी और भी कम कर दिया गया। और क्या, एक अकाल आयोग का गठन किया गया, और मेरिडिथ के नाम से ये अपना साहित्य लिखता था। और एक यहाँ पर जो महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। दिल्ली में पहला दरबार लगाया गया था, प्रथम दिल्ली दरबार। ये इनकी कुछ विशेषताएं थी। तो इसमें ये एक साथ भी लिख दिया गया। क्या क्या हुआ है इसमें? साहित्यकार, अकाल आयोग, राज उपाधि, रॉयल एक्ट है ना, प्रथम दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर पेस एक्ट, आर्म एक्ट, आंग्ला और आईसीएस की आयु कम की गई थी। तो लिटन की जो उपलब्धियां या अन्य कार्य थे वो यही थे। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे लॉर्ड रिपन पर बनाएंगे, क्योंकि इसके कुछ क्रूरतम कार्य हुए जैसे वर्नाकुलर पेस एक्ट। लेकिन जो लॉर्ड रिपन इसके बाद आएंगे वो इतने ही दयालु हुए हैं, उतने ही विनर हैं। उन्होंने ये एक्ट सबसे पहले हटाया था। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।